हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। शपथ ग्रहण के बाद आम लोगों से सीएम हेमंत सोरेन ने की मुलाकात। सैकड़ों की संख्या में लोगों ने दी बधाई। रांची काके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय परिसर में शुक्रवार सुबह से ही राज्य के विभिन्न जिलों से सैकड़ों की संख्या में मुख्यमंत्री हेमंत को बधाई देने पहुंचे लोगों का तांता लगा रहा। इस अवसर पर कई सामाजिक संगठन के प्रतिनिधि भी शामिल थे। मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सभी लोगों से मिले तथा उनके प्यार, आशीर्वाद एवं समर्थन के लिए सभी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद दिया। चुनाव में जीत हासिल करने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा था कि लोग जब भी उनसे मिलने आए तो उनके लिए बुके के जगह बुक लेकर आए। इसी सिलसिले में आज उनसे मिलने आए लोगों ने उन्हें कई तरह की किताबें भी दी हैं। मंगल मुंडा के निधन के बाद पैतृक गांव उलिहातू में पसरा मातम। पीएम मोदी ने जताया दुख। भगवान बिरसा मुंडा के वंशज मंगल मुंडा की मौत के बाद उनके पैतृक गांव उलिहातू में मातम पसरा हुआ है। परिजन अपने बेटे के पार्थिव शरीर के आने का इंतजार कर रहे हैं। बिरसा मुंडा के परपोते सुखराम मुंडा अपनी पत्नी और भतीजों के साथ गांव में मौजूद हैं। बता दें कि सुखराम मुंडा का घर बिरसा ओड़ा के पास ही है। सुखराम मुंडा के सबसे बड़े पुत्र मंगल मुंडा थे, जिनकी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। उनकी मौत से गांव में मातम छाया हुआ है। उनकी मौत की खबर मिलने के बाद ग्रामीणों ने ग्राम सभा की। बैठक के दौरान ग्रामीणों ने बिरसा के वंशजों पर आरोप लगाया कि वे ग्राम सभा के अनुसार होने वाली बैठकों और अन्य कार्यक्रमों में भाग नहीं लेते हैं, इसलिए वे अंतिम संस्कार में सहयोग नहीं करेंगे। मंगल मुंडा के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। उन्होंने लिखा कि भगवान बिरसा मुंडा के वंशज मंगल मुंडा के निधन से अत्यंत दुख पहुंचा है। उनका जाना न केवल उनके परिवार बल्कि झारखंड के आदिवासी समाज के लिए भी क्षति है। दुख की इस घड़ी में ईश्वर उनके परिजनों को संबल प्रदान करें। शांति। बोकारो सड़क हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत, तीसरा गंभीर रूप से घायल। बोकारो जिले के बालेडीह मोड़ पर गुरुवार की रात एक बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में बाइक चला रहे युवक अमन कुमार व पीछे बैठे अनुज कुमार सिंह की मौत हो गई, जबकि तीसरा युवक बियाड़ा क्षेत्र निवासी शुभम कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया। उसका इलाज बीजीएच बोकारो के आईसीयू में चल रहा है। मृत युवक अमन कुमार जरीडीह थाना क्षेत्र के टांड बालेडीह निवासी लालू रजवार का बड़ा बेटा था, जबकि अनुज कुमार सिंहटोला के स्वर्गीय संतोष कुमार सिंह का एकलौता पुत्र था। बताया जाता है कि गुरुवार शाम अमन के बड़े पापा के बेटे की शादी की रिसेप्शन पार्टी थी। रिसेप्शन पार्टी में अमन के दोस्त अनुज कुमार व शुभम आए हुए थे। अमन अपने रिश्तेदार की बाइक लेकर दोनों दोस्तों को छोड़ने बालेडीह व बियाड़ा जा रहा था। इसी दौरान सीमेंट लदे ट्रक ने बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। अमन की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि सिंह टोला निवासी अनुज कुमार की मौत बीजीएच में इलाज के दौरान हो गई। वह अपनी विधवा मां का इकलौता पुत्र था। वहीं अमन के पिता दैनिक मजदूरी करते हैं। घटना की खबर मिलते ही शादी की खुशियां गम में बदल गईं। घर में कोहराम मच गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। रांची में राशन कार्ड में सुधार के लिए जिला आपूर्ति कार्यालय में लगी भीड़। झारखंड विधानसभा चुनाव संपन्न होने के साथ समाहरणालय भवन गुलजार हो गया है। जिला आपूर्ति कार्यालय में राशन कार्ड से जुड़ी कार्यों के लिए लोगों की भीड़ लगी है। कतार में खड़े लोगों से बात करने पर पता चला कि लोग नए राशन कार्ड बनवाने, राशन कार्ड में परिवारजनों का नाम जुड़वाने संबंधित काम से आए हुए थे। बता दें कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं को प्रति माह 2500 रुपए दी जानी है, जिसके लिए राशन कार्ड जरूरी दस्तावेज में से एक है। लाभुक इस योजना का लाभ लेने के लिए राशन कार्ड बनवाने समाहरणालय पहुंच रहे हैं। जामताड़ा में 6 साइबर अपराधी गिरफ्तार।
कस्टमर केयर एजेंट बनकर करते थे ठगी। साइबर थाना पुलिस ने साइबर के गढ़ करमाटांड के विभिन्न साइबर अड्डों में छापेमारी अभियान चलाया, जहां से कुल 6 साइबर अपराधियों को पुलिस ने पकड़ा। अपराधियों के पास से कई मोबाइल और फर्जी सिम बरामद हुए हैं। करमाटांड में साइबर अपराध करते हुए रंगे हाथों 6 साइबर अपराधी पकड़े गए। साइबर अपराध पर लगाम लगाने को लेकर साइबर थाना की पुलिस ने करमाटांड थाना क्षेत्र के विभिन्न साइबर अड्डों पर टीम गठित कर छापेमारी अभियान चलाया। इसी अभियान के तहत यह सफलता मिली। साइबर अपराधी अपने अड्डे पर साइबर अपराध को अंजाम दे रहे थे। पुलिस ने छापेमारी करते हुए अपराधियों को दबोच लिया। पुलिस ने साइबर अपराधियों के पास से काफी संख्या में मोबाइल, फर्जी सिम, एक मोटरसाइकिल बरामद किया है। पुलिस ने करीब 18 मोबाइल, 16 फर्जी सिम और एक आधार कार्ड बरामद किया है। मोबाइल और सिम से पुलिस पता लगाने का प्रयास कर रही है कि साइबर अपराधियों द्वारा कितने लोगों से ठगी कर साइबर अपराध को अंजाम दिया गया है। एसडीपीओ ने बताया कि पकड़े गए सब अपराधी बिजली बिल जमा नहीं करने और बिजली कनेक्शन काटने के नाम पर बिजली विभाग अधिकारी बनकर कस्टमर का मैसेज भेजते थे और साइबर ठगी को अंजाम देते थे। बताया गया कि ये अपराधी मुख्यतः उत्तर प्रदेश, बंगाल, ओडिशा और बिहार में आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते थे। बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर लगाया आरोप, कहा लापरवाही के कारण हुई मंगल मुंडा की मौत। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भगवान बिरसा मुंडा के पर पौत्र मंगल मुंडा की मौत चिकित्सा व्यवस्था में बरती गई लापरवाही के कारण हुई है। इस अव्यवस्था ने हेमंत सरकार की पोल खोल दी है। दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल मंगल मुंडा को दुर्घटना के बाद सदर अस्पताल लाया गया और फिर वहां से 6 घंटा बाद रिम्स में भर्ती कराया गया। इस बीच वे एम्बुलेंस में ही रहे। उन्होंने आगे कहा कि यदि शहीद बिरसा मुंडा के वंशज के साथ ऐसा व्यवहार होता है तो फिर राज्य के आम आदमी की क्या दशा होगी। यह संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। स्वमंगल मुंडा के इलाज में बरती गई घोर लापरवाही की उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषियों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। बाबूलाल मरांडी ने स्वमुंडा के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। कहा कि दुख की घड़ी में पूरा भाजपा परिवार साथ में खड़ा है। खूंटी में सड़क हादसा, बस और ट्रक की टक्कर से कई यात्री घायल। जिला के खूंटी सिमडेगा मुख्य पथ पर एक यात्री बस ने ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी। इस हादसे में बस में बैठे दर्जनों यात्री घायल हो गए। पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को उपचार के लिए तोरपा और खूंटी सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस हादसे में घायलों में अधिकतर लोग सिमडेगा जिला के निवासी हैं। इनमें 55 वर्षीय विनीता कुमारी, 29 वर्षीय वनिका केरकेटा, 42 वर्षीय सुषमा टेटे और 60 वर्षीय कैथरीना बोदरा सहित कई यात्री शामिल हैं। तोरपा थाना क्षेत्र के केतारी मोड़ के पास बस द्वारा ट्रक को टक्कर मारने से ये हादसा हुआ है। स्थानीय लोगों और प्रत्यक्षदर्शियों से मिली जानकारी के अनुसार सिमडेगा से चंद्रलोक नामक एक बस यात्रियों को लेकर रांची जा रही थी। तोरपा में कुछ यात्री उतरे और कुछ यात्री रांची के लिए चढ़े और बस रांची के लिए रवाना हुई। बाबा आमरेश्वर धाम पहुंचने से पहले केतारी मोड़ के पास एक ट्रक को ओवरटेक करने के दौरान बस ने ट्रक को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। इस टक्कर से यात्री बस के अंदर ही इधर-उधर गिर गए, जिसके कारण कई यात्रियों को चोट लगी है। इस हादसे की सूचना मिलते ही तोरपा पुलिस मौके पर पहुंची और एम्बुलेंस से घायलों को तोरपा स्थित रेफरल अस्पताल भेज दिया। वहीं गंभीर रूप से घायलों को सदर अस्पताल भेजा गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। तोरपा के सर्किल इंस्पेक्टर अशोक सिंह ने बताया कि उन्हें स्थानीय लोगों द्वारा सूचना मिली थी कि केतारी मोड़ के पास एक यात्री बस दुर्घटनाग्रस्त हुई है। इस सूचना पर इंस्पेक्टर और थाना प्रभारी प्रभात रंजन पांडे ने सबसे पहले एम्बुलेंस को सूचना देकर घटनास्थल के लिए रवाना हुए और कुछ ही देर बाद स्थानीय की मदद से घायलों को अस्पताल भेज दिया गया।
निर्दलीय प्रत्याशी ने जेएमएम नेता पर लगाया बदसलूकी का आरोप, उपायुक्त से की शिकायत। झारखंड विधानसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी रही संतोषी बाई ने जेएमएम नेता प्रमोद लाल के खिलाफ बदसलूकी की शिकायत दर्ज की है। इसे लेकर संतोषी ने उपायुक्त से शिकायत की है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस शिकायत की प्रति राष्ट्रपति, केंद्रीय महिला आयोग, राज्य महिला आयोग, अनुमंडल पदाधिकारी, थाना प्रभारी साकची और बिष्टुपुर को भी सौंपी गई है। इस शिकायत पत्र में कहा गया है कि जेएमएम की जीत पर 24 नवंबर को रमेश कुल्फी के पास अस्थायी कार्यालय में हो रहे जश्न कार्यक्रम में संतोषी बाई अपनी सहेली बाली मार्डी के साथ गई थी। यहां जेएमएम नेता प्रमोद लाल ने संतोषी बाई को देखते ही अभद्र भाषा का प्रयोग शुरू कर दिया। संतोषी ने कहा कि सार्वजनिक जगह पर उन्हें अपमानित किया गया है, इससे वह काफी आहत हैं। वहीं इस शिकायत के माध्यम से संतोषी ने आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। रांची समाहरणालय के सभी पदाधिकारी व कर्मचारी पहनेंगे आईडी कार्ड, डीसी ने दिया आदेश। डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने शुक्रवार को समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में जिला स्तरीय वरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक कर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। डीसी ने कहा कि किसी भी स्थिति में आम जनता के साथ अभद्र व्यवहार नहीं होना चाहिए। आम नागरिक समस्या लेकर आएं तो संवेदनशीलता के साथ उसका समाधान सुनिश्चित किया जाए। डीसी ने कहा कि कार्यालय प्रधान यह सुनिश्चित करें कि यदि कोई समस्या लेकर आएं तो उन्हें सही तरीके से जानकारी उपलब्ध कराएं कि उनकी समस्या किस विभाग से संबद्ध है और उसका समाधान किस प्रकार से होगा। डीसी ने कहा कि पारदर्शिता लाने के लिए समाहरणालय में सभी पदाधिकारी एवं कर्मचारी नाम एवं पदनाम से युक्त आइडेंटिटी कार्ड को धारण करेंगे। कार्यालय आने वाले लोगों को अधिकारी के नाम एवं विभाग का पता चल सके, इसलिए कार्ड हमेशा ऑन डिस्प्ले रखें। डीसी ने कहा कि सभी पदाधिकारी अपने टेबल पर नाम एवं पदनाम का प्लेट रखना सुनिश्चित करेंगे। प्रत्येक कार्यालय प्रधान, लिपिक एवं अकाउंटेंट तथा सभी कर्मी अपने कार्यालय टेबल पर नाम एवं पदनाम का नेम प्लेट रखना सुनिश्चित करेंगे। डीसी मंजुनाथ ने जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी को निर्देश दिया कि आम नागरिकों की समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान सुनिश्चित हो, इसके लिए जिला का एक व्हाट्सएप नंबर जारी करना सुनिश्चित करें। लोगों की समस्याएं 24 घंटा सुनने के लिए पालीवार प्रतिनियुक्ति करने का निर्देश भी उपायुक्त के द्वारा दिया गया। डीसी ने कहा कि राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करते हुए योजना का बेहतर कार्यान्वयन सुनिश्चित हो। उन्होंने कहा कि सभी कार्यालय प्रधान यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके विभाग में किसी भी पदाधिकारी या कर्मी द्वारा आम जनता के साथ अभद्र व्यवहार न किया जाए। सभी अपने कार्यस्थल पर समय से पहुंचे और छुट्टी पूर्व में ही स्वीकृत करा के अवकाश पर जाएं। बैठक में डीडीसी, एसडीओ सदर, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर, जिला परिवहन पदाधिकारी, सब रजिस्ट्रार रांची सहित अन्य जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे। झारखंड में भी तूफान फेंगल का असर, राज्य में छाएंगे आंशिक बादल, 3 डिग्री तक बढ़ेगा न्यूनतम तापमान। मौसम में सामान्य बदलाव। बंगाल की दक्षिण पश्चिम खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान फेंगल का असर झारखंड पर भी दिखेगा। इसके प्रभाव की वजह से राज्य में आज से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। मौसम विभाग की जानकारी के मुताबिक झारखंड में बादलों का आना जाना आज से दिख सकता है। आंशिक बादल छाए रहने की संभावना के बीच सूबे के कुछ क्षेत्रों में कोहरे का भी असर देखा जा सकता है। रांची मौसम विज्ञान केंद्र के प्रभारी अभिषेक आनंद ने कहा कि चक्रवाती तूफान फंगल 30 नवंबर को डिप्रेशन के रूप में तमिलनाडु तट को पार कर सकता है। इसका सीधा असर तो राज्य में नहीं होने वाला है, पर झारखंड पर भी इसका हल्का असर नजर आएगा। बारिश की संभावना अभी नहीं जताई गई है। तूफान की वजह से राज्य में बादलों का आना जाना लगा रहेगा। हल्के बादलों की आवाजाही के कारण झारखंड में शनिवार से न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी देखी जा सकती है।
झारखंड में फिलहाल न्यूनतम तापमान 10 से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। कुल मिलाकर कहा जाए तो तूफान के कारण झारखंड में बारिश तो नहीं होगी, लेकिन तापमान में बदलाव देखा जा सकता है। जेएसएससी कर्मी विजय अपहरण कांड का खुलासा, 5 लाख फिरौती मांगने वाले अपहरणकर्ता पकड़े गए। रांची पुलिस ने जेएसएससी कर्मी विजय लाल उरांव का अपहरण कर 5 लाख की फिरौती मांगने वाले 5 अपहर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया है। विजय को भी अपहर्ताओं के चंगुल से सकुशल बरामद कर लिया गया है। विजय की पत्नी के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी थी। ग्रामीण एसपी सुमित अग्रवाल ने प्रेस वार्ता कर शुक्रवार को ये जानकारी दी। ग्रामीण एसपी सुमित अग्रवाल ने बताया कि सेक्टर 3 धुरवा की रहने वाली मुंदरी देवी ने अपने पति विजय लाल उरांव के अपहरण की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उसने बताया था कि विजय नामकुम स्थित जेएसएससी में कार्यरत हैं। सास के दुष्कर्म में शामिल होने भुसूर आए हुए थे, वहीं से वे ड्यूटी जाते थे। 27 नवंबर की सुबह 11 बजे विजय अपनी कार लेकर ड्यूटी के लिए निकले। इसी दौरान अपहर्ताओं ने कार समेत उनका अपहरण कर लिया। अपहरण करने के बाद विजय के मोबाइल से फोन कर परिजनों से 5 लाख की फिरौती मांगी गई। इसके बाद वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर डीएसपी मुख्यालय के नेतृत्व में खरसीदाग ओपी प्रभारी भवेश कुमार के नेतृत्व में गठित टीम ने त्वरित कार्रवाई की और सिठियो ब्रिज रिंग रोड से सुमो गाड़ी पर सवार 5 अपराधियों को हिरासत में ले लिया। वहीं सुमो से विजय को सकुशल बरामद कर लिया गया। झारखंड में 107 करोड़ की अवैध निकासी मामला, बंगाल कनेक्शन खंगालने में जुटी एसआईटी। झारखंड सरकार के महत्वपूर्ण उपक्रम पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, झारखंड विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और झारखंड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड के खाते से लगभग 107 करोड़ रुपए गायब करने की साजिश का बंगाल कनेक्शन सामने आया है। मामले में गठित एसआईटी जांच में जुटी हुई है। करोड़ों की अवैध निकासी मामले की जांच कर रही एसआईटी को यह जानकारी मिली है कि पश्चिम बंगाल के हजारों सिम कार्ड का प्रयोग कर दर्जनों की संख्या में खाते खुलवाकर पश्चिम बंगाल के विभिन्न हिस्सों में अवैध निकासी के पैसे ट्रांसफर किए गए हैं। मामले की जांच कर रही एसआईटी ने अब तक 350 खातों में पड़े 47 करोड़ 20 लाख रुपए फ्रीज करवाया है। इस संबंध में झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने बताया कि सरकारी पैसे की निकासी में बंगाल कनेक्शन सामने आया है, उसकी जांच की जा रही है। अब तक की जांच में यह बात सामने आई है कि ऊर्जा विभाग के 109 करोड़ रुपए की अवैध निकासी मामले का मास्टरमाइंड कोलकाता का रहने वाला है। उस व्यक्ति ने अपने गुर्गों, बैंक कर्मियों और कुछ सरकारी कर्मियों की मदद से घोटाले को अंजाम दिया है। एसआईटी की जांच में यह बात भी सामने आई है कि 109 करोड़ की अवैध निकासी के लिए लगभग 1200 खातों का इस्तेमाल किया गया था। खातों के लिए हजारों की संख्या में सिम कार्ड का प्रयोग किया गया था। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने बताया कि अब तक इस मामले में 50 करोड़ रुपए से ज्यादा फ्रीज किए गए हैं, जबकि सेंट्रल बैंक के एक मैनेजर सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। धनबाद सांसद भुल्लू महतो ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से की मुलाकात। बंद ट्रेनों का परिचालन फिर शुरू करने और नई ट्रेन देने की मांग। सांसद भुल्लू महतो ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर रेल सेवाओं के विस्तार और सुधार के लिए एक मांग पत्र सौंपा है। धनबाद सांसद भुल्लू ने कोविड-19 महामारी के दौरान बंद हुई ट्रेनों को पुनः शुरू करने और नई ट्रेन सेवाओं की आवश्यकता पर जोर दिया है। वहीं रेल मंत्री ने सकारात्मक पहल करने की बात कही है। सांसद ने रेल मंत्री को सौंपे गए पत्र में उल्लेख किया है कि कोरोना महामारी से पहले थापरनगर रेलवे स्टेशन पर कई ट्रेनों का ठहराव होता था, लेकिन महामारी के दौरान बंद कर दिया गया। इस कारण स्थानीय किसानों और यात्रियों को भारी असुविधा हो रही है। साथ ही सांसद ने देवघर रांची इंटरसिटी, कोलफील्ड एक्सप्रेस और ब्लैक डायमंड एक्सप्रेस के ठहराव को थापरनगर में पुनर्बहाल की मांग की है। रांची में आयोजित होंगी 4 राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताएं, भाग लेंगी 45 टीमें। खेल के क्षेत्र में
झारखंड के अतुलनीय योगदान एवं सफल खेल आयोजनों का ही परिणाम है कि झारखंड को जनवरी 2025 में 4 राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतिस्पर्धाओं के आयोजन की मेजबानी मिल गई है। जनवरी 2025 में यह प्रतियोगिताएं रांची के खेलगांव स्थित मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित की जाएंगी। राज्य को एसजीएफआई की जिन प्रतियोगिताओं की मेजबानी मिली है उनमें अंडर 19 और अंडर 14 बालक बालिका वर्ग एथलेटिक्स, अंडर 19 बालक बालिका वर्ग टेनिस, अंडर 14, अंडर 17, अंडर 19 बालक बालिका वर्ग ट्रैक साइकिलिंग और अंडर 19 बालक बालिका वर्ग हॉकी प्रतियोगिता शामिल है। अंडर 19 एथलेटिक्स का आयोजन दिनांक 5 जनवरी से 8 जनवरी तक होगा। अंडर 14 एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन दिनांक 11 जनवरी से 14 जनवरी तक होगा। टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन दिनांक 17 जनवरी से 19 जनवरी तक होगा। ट्रैक साइकिलिंग का आयोजन दिनांक 17 जनवरी से 20 जनवरी तक होगा। हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन दिनांक 23 जनवरी से 27 जनवरी तक होगा। उक्त प्रतियोगिताओं में देश के विभिन्न राज्यों एवं संघों की 45 टीमें भाग लेंगी। एसजीएफआई राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता की मेजबानी को लेकर राज्य सरकार के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। विधानसभा चुनाव के कारण स्थगित हो गई थी प्रतियोगिताएं। पूर्व में एसजीएफआई की कुछ प्रतियोगिताएं नवंबर और दिसंबर 2024 में आयोजित की जानी थी। झारखंड में विधानसभा चुनाव को देखते हुए एसजीएफआई की प्रतियोगिताओं को स्थगित कर दिया गया था। राज्य में लागू आदर्श आचार संहिता को देखते हुए झारखंड को मिली मेजबानी स्थगित करने का फैसला लिया गया था। चुनाव संपन्न होने के बाद एसजीएफआई की ओर से नई तिथियों के साथ झारखंड को खेल आयोजन की मेजबानी सौंप दी गई है। जमशेदपुर पुलिस की बड़ी सफलता, 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। एसएसपी किशोर कौशल ने दी जानकारी। झारखंड के जमशेदपुर में पुलिस ने परसुडीह थाना क्षेत्र में 15 नवंबर को हुए अभिषेक हेम्ब्रम हत्याकांड में बड़ी सफलता हासिल की है। इस मामले में जांच के दौरान पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया गया है कि आपसी रंजिश में वारदात को अंजाम दिया गया। इस मामले की जानकारी जिले के एसएसपी किशोर कौशल ने एक प्रेस वार्ता के जरिए दी। एसएसपी ने प्रेस वार्ता में बताया कि इस वारदात को निजी दुश्मनी के कारण अंजाम दिया गया है। साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि उक्त मामले में दोषी राजेश कर्मकार ने पहले ही आत्मसमर्पण कर दिया था। वहीं पुलिस की टीम ने जांच के आधार पर घटना में शामिल अन्य 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। इनकी पहचान रोशन हेम्ब्रम और भोला होनागा के रूप में की गई है, जिन्हें ओडिशा के क्योंझर से गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने बदमाशों के पास से घटना में प्रयुक्त 2 देसी कट्टा, 1 बाइक और 2 मोबाइल भी बरामद किया है। फिलहाल पुलिस ने दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बोकारो जिले में पल्स पोलियो अभियान 8 दिसंबर से, डीसी ने दिए निर्देश। बोकारो जिले में 3 दिवसीय पल्स पोलियो अभियान 8 दिसंबर से शुरू होगा। अभियान को सफल बनाने को लेकर डीसी विजया जाधव ने शुक्रवार को समाहरणालय सभागार में जिला टास्क फोर्स की बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने 100% बच्चों को दवा पिलाने का लक्ष्य पूरा करने को कहा। डीपीएम दीपक कुमार ने अभियान को लेकर की गई तैयारियों की जानकारी दी। जिले में कुल 2005 पोलियो बूथ बनाए गए हैं, जहां पहले दिन बच्चों को दवा पिलाई जाएगी, जबकि छूटे हुए बच्चों को 9 व 10 दिसंबर को डोर टू डोर जाकर खुराक पिलाई जाएगी। डीसी ने कहा कि सभी प्रखंडों व शहरी क्षेत्र में अभियान की मॉनिटरिंग व इसे सफल बनाने के लिए जिले के वरीय पदाधिकारियों को टैग किया जाएगा। आम जनों को अभियान की तिथि व बूथ की जानकारी देने के लिए जिले के महत्वपूर्ण चौक चौराहों पर माइकिंग व पोस्टर बैनर के माध्यम से प्रचार प्रसार करने को कहा। अभियान के तहत जिले के करीब 3,53,551 बच्चों को दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। बैठक में सिविल सर्जन डॉ AB प्रसाद, नोडल पदाधिकारी NP सिंह, सदर अस्पताल के उपाधीक्षक अरविंद कुमार,
नोडल पदाधिकारी शक्ति कुमार, सहायक जनसंपर्क पदाधिकारी अविनाश कुमार सिंह, सभी प्रखंड चिकित्सा प्रभारी पदाधिकारी व प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी उपस्थित थे। बाबूलाल मरांडी ने कहा, बिरसा मुंडा के वंशज की मौत की हो जांच, बिना इलाज यूं ही गाड़ी पर छोड़ दिया तो उनका बचना नामुमकिन था। भगवान बिरसा मुंडा के वंशज मंगल मुंडा की रिम्स में इलाज के दौरान हुई मौत पर सवाल उठने लगे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने मंगल मुंडा की मौत के पीछे इलाज में बरती गई लापरवाही बताते हुए जांच की मांग की है। रांची में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा के परपौत्र मंगल मुंडा की मौत चिकित्सा व्यवस्था में बरती गई लापरवाही के कारण हुई है। इस अव्यवस्था ने हेमंत सरकार की पोल खोल दी है। उन्होंने कहा कि दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल मंगल मुंडा को हादसे के बाद सदर अस्पताल लाया गया और फिर वहां से 6 घंटा बाद रिम्स में भर्ती कराया गया। इस बीच वे बिना इलाज के एम्बुलेंस में ही रहे। अगर भगवान बिरसा मुंडा के वंशज के साथ ऐसा व्यवहार होता है तो फिर राज्य के आम आदमी के साथ क्या होता होगा समझा जा सकता है। धान थ्रेसर मशीन की चपेट में आने से मजदूर की मौत। आमटाण स्थित रातू पश्चिमी पंचायत भवन के समीप खलिहान में धान थ्रेसर कर रही मशीन की चपेट में आने से जामुन टोली निवासी 50 वर्षीय मजदूर साधु उरांव की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। धान गांव के ही बिरसा उरांव की थी। दुर्घटना दोपहर लगभग 2 बजे की है। आनन फानन में उसे रिम्स ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। बरियातू थाना पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है। मशीन आमटाण निवासी प्रकाश सिंह की बताई जा रही है। मृतक के परिवार में पत्नी समेत 2 पुत्र विजय उरांव व विक्रम उरांव तथा एक पुत्री पिंकी कुमारी हैं। तीनों की शादी हो चुकी है। दुर्घटना के बाद गांव में मातम फैला हुआ है। थानेदार रामनारायण सिंह ने बताया कि दुर्घटना की उन्हें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन बरियातू से फर्द बयान आने के बाद प्राथमिकी दर्ज कर इसकी जांच कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सीएम हेमंत सोरेन ने भगवान बिरसा के वंशज को दी श्रद्धांजलि। परिवार को हर संभव मदद का दिया भरोसा। पिछले सोमवार को खूंटी में सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुए धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के वंशज मंगल मुंडा का बीती रात इलाज के दौरान रिम्स में निधन हो गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रिम्स जाकर मंगल मुंडा के पार्थिव शरीर पर पुष्प गुच्छ अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि तमाम प्रयासों के बावजूद डॉक्टर मंगल मुंडा को नहीं बचा सके। उन्होंने कहा कि धरती आबा के वंशज मंगल मुंडा के निधन से उन्हें बेहद दुख पहुंचा है। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान देने तथा शोकाकुल परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति देने की प्रार्थना की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शोकाकुल परिवार से मुलाकात कर गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए उन्हें सांत्वना दी। उन्होंने मंगल मुंडा के परिवार को राज्य सरकार के स्तर से हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। मंगल मुंडा का पार्थिव शरीर रिम्स से खूंटी स्थित उनके गांव भेज दिया गया है, जहां उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। मंगल मुंडा सोमवार 25 नवंबर को सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। सिर में चोट लगने के बाद उन्हें गंभीर हालत में खूंटी से रिम्स भेजा गया था। मंगलवार को रिम्स के डॉक्टरों की देखरेख में उनका इलाज चल रहा था। न्यूरोसर्जन डॉ आनंद प्रकाश ने उनका ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के बाद मंगल मुंडा वेंटिलेटर सपोर्ट पर थे। ईडी की याचिका पर झारखंड सरकार को कोर्ट का नोटिस। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी अफसरों व नेताओं के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग को लेकर ईडी की ओर से दायर याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने राज्य सरकार और सीबीआई को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 8 जनवरी 2025 को होगी। दायर याचिका में ईडी ने कहा था कि मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों की जांच के दौरान मिले तथ्य पीएमएलए की धारा 66,
2 के तहत राज्य सरकार के साथ साझा किए गए थे, लेकिन राज्य सरकार ने अपने स्तर से कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा मदन लाल चौधरी बनाम केंद्र सरकार के मामले में दिए गए फैसले के आलोक में ईडी द्वारा साझा की गई सूचनाओं पर राज्य सरकार को नियमानुसार कार्रवाई करनी है। ईडी ने याचिका के साथ पीएमएलए की धारा 66(2) के तहत साझा की गई सूचनाओं की एक सूची भी सौंपी थी। इसमें पूजा सिंघल, बीरेंद्र राम, छविरंजन, राजीव वरुण एक्का, संजीव लाल, आलमगीर सहित अन्य से संबंधित मामलों का उल्लेख किया गया था। राज्य सरकार द्वारा संबंधित लोगों के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई नहीं करने की वजह से ईडी ने इस मामले की जांच सीबीआई से कराने का आदेश देने का अनुरोध किया था। कीटनाशक घोटाला मामले में 3 दशक बाद फैसला, सभी आरोपी बरी। रांची सिविल कोर्ट ने करीब 3 दशक पुराने कीटनाशक दवा घोटाला मामले में शुक्रवार को अपना फैसला सुना दिया है। इस मामले में 14 आरोपी ट्रायल फेस कर रहे थे। कोर्ट ने 8 आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया, जबकि अन्य अभियुक्त की ट्रायल के दौरान मृत्यु हो गई थी। कीटनाशक दवा घोटाला का यह मामला वर्ष 1995 का है। दरअसल साल 1995 में फॉरेस्ट विभाग ने एक टेंडर निकला गया था, जिसमें कीटनाशक दवा सप्लाई किया जाना था, लेकिन वन विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से सप्लायरों ने कीटनाशक दवा की जगह पर राख सप्लाई कर दिया। इस मामले की जांच एसीबी ने की थी। मामला सही पाए जाने के बाद एसीबी ने वन विभाग के तत्कालीन डीएफओ, 5 सप्लायर और वन विभाग के अधिकारियों समेत 14 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। न्यायालय में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 9 गवाह पेश किए थे, लेकिन एक भी गवाह ने समर्थन नहीं किया। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।